देखिएगा, गुड इवनिंग ऑल। देखिए, हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बारे में कुछ पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, हमारे स्टडी मटेरियल में जो स्टडी नोट नंबर 1 है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 17 इसी बात का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। स्टडी नोट नंबर 1 इलस्ट्रेशन 17 कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो चलिएगा पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, एवर फॉरवर्ड लिमिटेड is manufacturing and selling two products, splash and flash, at a selling price of 3 and 4 respectively. The following sales strategy has been outlined for the year 2015. आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, स्प्लैश एंड फ्लैश। स्प्लैश एंड फ्लैश, ध्यान से सुनिएगा। सेल्स प्लान फॉर द ईयर विल बी 7.2 lakh in case of splash and 3.5 lakh in case of flash. प्लान सेल्स आपने एस्टिमेट किया है या प्लान किया है कि हमारी 7,20,000 की सेल तो इसकी होगी और 3,50,000 की सेल्स इसकी होगी। Break even is planned at 60% of the total sales at each level. BEP percentage 60%, 60%। तो मैं BEP निकाल सकता हूं। बताइए, अगर 7,20,000 टोटल सेल्स है उसका 60%, 4,32,000 इसका BEP आ गया और 3,50,000 का 60%, 2,10 इसका BEP आ गया। हमें पता है कि अगर BEP 60 है तो जो MS रेशियो होगा वो 40% होगा। एज पर द रूल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग BEP रेशियो और MS रेशियो मिलाकर 100 होते हैं, तो मैं MS वैल्यू भी निकाल सकता हूं। MS वैल्यू 7,20,000 का 40%, 288 इसकी MS वैल्यू हो गई और 350 का 40%, 1,40,000 इसकी MS वैल्यू हो गई। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी अचीव्ड इस प्लान, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। हमने जो प्रॉफिट प्लान किया हुआ है वो आपको दे रखा है 69,120 का प्रॉफिट, तो यहां पर प्लान है। हाँ, मार्जिनल मान लो या फिर ये कॉस्ट रिडक्शन, बेसिकली ये टॉपिक तो कॉस्ट रिडक्शन का है, बट ठीक है क्योंकि ये बीईपी एमएस सब आ गया तो हम इसलिए इसको मार्जिनल का भी मान लेते हैं। 17,500। अब सुनना, दिस वुड बी पॉसिबल बाय लॉन्चिंग अ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम and reducing the present annual fixed expenses of 135 allocated as 18 तो स्प्लैश पर, 27,000 फ्लैश पर। सुनना, मैनेजमेंट बोल रहा है अगर आपको ये प्रॉफिट अचीव करना है तो आपको अपनी फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन करना पड़ेगा। प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको, प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट है 1,08,000 तो इसकी
और 27,000 इसकी। नाउ द पॉइंट इज, आपको अपनी इस कॉस्ट में कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम लगाना है, तभी आप ये प्लान प्रॉफिट क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ स्प्लैश एंड फ्लैश विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। लीजिए रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस, स्प्लैश की सेलिंग प्राइस 20% कम हो जाएगी। एट प्रेजेंट 3 रुपए की प्राइस चल रही है, 20% अगर कम होगी तो ये आ जाएगा 2.40। इधर आइए, 4 रुपए की प्राइस चल रही है और 12.5% कम हो जाएगा, तो 4 माइनस 12.5%, इसकी प्राइस आ जाएगी 3.50। लीजिए यहां तक का मैंने सारा डेटा यहां क्वेश्चन में डाल दिया है। नाउ अब हमारे पास, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द प्रपोजल इन फाइनेंशियल टर्म्स गिविंग क्लियरली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ए पॉइंट, स्प्लैश और फ्लैश। सुनना, इसने क्या मांगा है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड ऑफ स्प्लैश एंड फ्लैश टू ब्रेक इवन एज वेल द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्प्लैश एंड फ्लैश टू बी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक तो आपको बीईपी यूनिट्स बतानी है और एक आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बतानी है। तो आइए, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ढूंढता हूं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, देखिएगा मेरी प्लान सेल होगी 7,20,000 की टोटल, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 2.4, तो यानी 7,20,000 डिवाइडेड बाय 2.4। लीजिए मेरे पास टोटल यूनिट आ गई, 3 लाख। इधर आइए, 350 की टोटल सेल्स होगी डिवाइडेड बाय एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 3.5, तो कितना हो गया, 1 लाख यूनिट। ये लीजिए हमारे पास स्प्लैश और फ्लैश की बेची जाने वाली टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई। अब हमें बीईपी यूनिट्स निकालनी है। दो तरीके हैं मेरे पास, एक, मुझे पता है अगर टोटल यूनिट 3 लाख है, उसमें 60% बीईपी है, तो मैं 3 लाख का 60%, तो 180 मेरी बीईपी यूनिट आ जाएंगी। या फिर मेरे पास बीईपी भी दिया हुआ है वैल्यू में 432, डिवाइड बाय अगर मैं सेलिंग प्राइस कर दूं तो भी बीईपी आ जाएगा। वापस से देख लेना, टोटल यूनिट 3 लाख है और बीईपी रेशो 60% है, तो बीईपी यूनिट हो गई 1,80,000। एक तरीका तो ये है। दूसरा मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, 4,32,000 बीईपी सेल है और सेलिंग प्राइस है 2.40, तो भी बीईपी आ जाएगा। अगर यहां निकालता हूं तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3.50, 60,000 यूनिट। ये लीजिए, ये तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने दोनों प्रोडक्ट की इंडिविजुअल यूनिट निकाल दी और दोनों प्रोडक्ट की बीईपी यूनिट्स हमने कैलकुलेट कर दी। नाउ अब इसने क्या पूछा है, सुनना, आपको ये बताना है आपने इस डिजायर्ड प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, ध्यान से सुनना, डिजायर्ड प्रॉफिट को अर्न करने के लिए
आपने एक कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो ये बताओ उस कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम की वजह से आपकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस में क्या रिडक्शन हुआ, यानी मुझे रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द प्लान डेटा। बी पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है, मेरे पास डेटा गिवन है, प्रॉफिट का डेटा गिवन है। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है एमएस वैल्यू का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या आपको यह फॉर्मूला ध्यान है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आइए, मेरे पास स्प्लैश एमएस कितना दे रखा है इसका, 288। ये 288 कैसे आया होगा? प्लान प्रॉफिट है 69,120 और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो स्प्लैश का पीवी रेशियो निकाल सकते हो आप स्प्लैश का पीवी रेशियो निकाल सकते हो। बताइए कितना आ रहा है? पीवी रेशियो 24% आ रहा है क्या? कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से। पीवी रेशियो 24% आ रहा है क्या स्प्लैश का? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है फ्लैश का, मैं यहां निकाल देता हूं। फ्लैश, इसकी एमएस वैल्यू है 140 इज इक्वल टू प्लान प्रॉफिट है 17,500 17,500 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो इसका भी पीवी रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए। ट्वेल्व 12.5%। ये आपके पास दोनों पीवी रेशियो आ गए। बताइए क्या यहां तक का डेटा सारा क्लियर है सबको? मुझे रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो मेरे पास पहले मैंने पीवी रेशियो निकाल लिया। 24% स्प्लैश का आ गया और 12.5% मेरे पास फ्लैश का पीवी रेशियो आ गया ना। मैं ये पार्ट हटा देता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा। स्प्लैश बीईपी, बताइए मुझे बीईपी कितना दे रखा है? स्प्लैश का बीईपी है 4,32,000। ये कैसे आया होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो यानी 4,32,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 0.24। इसका पीवी रेशियो 24% है, तो मैंने 0.24 लिख दिया, तो इसकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। बताओ कितनी आई?
1,03,680। ये देखिएगा, ड्यू टू द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम मेरी रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट इतनी आ गई, जबकि पहले मेरी फिक्स कॉस्ट इतनी चल रही थी। तो बताओ रिडक्शन कितने का हो गया, बस यही उसने पूछा था। रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट 1,08,000 प्रेजेंट में थी, -103,680। लीजिए, हमारा रिडक्शन हुआ है 4,320 का, यानी ड्यू टू द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम हमारा 4,320 का रिडक्शन हो गया। आइए इसी तरह से अब हम निकाल लेंगे फ्लैश के लिए। आइए, अब आप चाहे इसे मार्जिनल कॉस्टिंग का मान लें, चाहे आप इस क्वेश्चन को कॉस्ट रिडक्शन का मान लें। मांगा कॉस्ट रिडक्शन गया था बाय अप्लाइंग द मार्जिनल। बताइए इसका बीईपी कितना है? 2,10,000 का बीईपी है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, टू 10 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 0.125। तो बताइए फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 26,250। ड्यू टू द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम ये आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी, और पहले 27 चल रही थी तो रिडक्शन आ जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट। 27,000 माइनस 26,250, बताइए कितना हो गया? 750। ये आपका कॉस्ट रिडक्शन आ गया इन फिक्स कॉस्ट। बताइए क्लियर है क्या ये पॉइंट? तो ये आपके पास स्टडी नोट नंबर 1 में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था कॉस्ट रिडक्शन को लेकर। कर लीजिए इसको। फिर 2 बातें और रह गई हैं इस टॉपिक की, मैं वो डिस्कस कर लेता हूं ताकि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये बना लिया हो तो बता देना, कर लिया हो आगे बढ़ जाएं। चलिए, आपके स्टडी मटेरियल में कॉस्ट रिडक्शन के रेस्पेक्ट में 2 बातें और दी हुई हैं। व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। तो जरा हम इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेजेस के आधार पर जाना पड़ता है, यानी आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। पहला है प्लानिंग। प्लानिंग देखिएगा, अगर आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले प्लान बनाने पड़ेंगे। प्लानिंग में बी डन एज इन द फॉर्म ऑफ बजट, स्टैंडर्ड और एस्टिमेट। मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको ध्यान हो तो कॉस्ट कंट्रोल जो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है। आप बजट बनाते हो सबसे पहले, ठीक है? तो प्लानिंग का मतलब हो गया कि आप बजट बनाओगे, स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे और एस्टिमेट करोगे। द पास्ट इवेंट हैज बीन कंसीडर्ड फॉर द प्रॉपर प्लानिंग, और प्लानिंग के लिए आपको पास्ट डेटा पर जाना पड़ेगा।
प्लानिंग मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन बोथ टर्म्स, फिजिकल एज वेल एज मॉनेटरी, यानी प्लानिंग हमें क्वांटिटी एज वेल एज इन मॉनेटरी टर्म्स दोनों में बनाना चाहिए। और यही वो स्टैंडर्ड्स होंगे जिनको हम यूज करेंगे आगे जाकर कंपैरिजन पर्पस के लिए। तो हमें कॉस्ट कंट्रोल के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेकंड, कम्युनिकेशन। प्लान बनाना टॉप मैनेजमेंट का काम है, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करना एम्प्लॉइज का काम है। तो आपने प्लान और पॉलिसी तो बना ली कि हाँ हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, तो आपको इन प्लान और पॉलिसी को उन एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा जो कि इन प्लान और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखिएगा, द प्लान एंड पॉलिसी शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल दोज एम्प्लॉइज who are responsible for execute these plan and policies downward, यानी आप इंस्ट्रक्शन देंगे टॉप लेवल से लोअर लेवल को, और लोअर लेवल अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को मूव ऑन करवाएगा अपवर्ड यानी टॉप मैनेजमेंट को। तो कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया वो प्लान वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए लोअर लेवल को बताएगा, कम्युनिकेट करेगा। अब लोअर लेवल ने जो काम किया वो उसकी परफॉर्मेंस को किसको बताएंगे, वापस से टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से कम्युनिकेशन दो तरीके से आपका किया जाएगा। थर्ड स्टेप, मोटिवेशन। देखिएगा, द परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड, costs are ascertained, and information about the result achieved are collected and reported। अब आपने प्लान एंड पॉलिसी सामने वाले को बता दी है, अब वो इसको परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के बाद इवेल्युएट करेगा और कॉस्ट को असर्टेन करेगा, और अपने द्वारा जो उसने रिजल्ट ऑब्टेन किया है उनका सारा डेटा कलेक्ट करेगा और उसको टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देगा। Such report may be act as motivating force and lead to the better performance in the days to come। अब टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट इन रिपोर्ट्स को एज अ मोटिवेशनल फोर्स के रूप में यूज करेगा, यानी वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा कि यार देखो हमने आपको टारगेट ये दिया था, कॉस्ट का मान लो 100 रुपए, ठीक है, आपकी स्टार्टिंग में एक्चुअल कॉस्ट आई मान लो 110 रुपए, फिर आपने उसको क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, आपने हर बात को सामने वाले को बताया। अब आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करो कि भैया देखो हमें आने वाले टाइम में और भी अपनी कॉस्ट को क्या करना है, कम करना है। तो देखिएगा, आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट तभी कर पाओगे जब आपके पास सारा डेटा कलेक्ट होगा, उसी को आप क्या करोगे, एज अ मोटिवेशनल फोर्स आप काम में लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो दो स्टेप्स हैं, अप्रेजल एंड रिपोर्टिंग। आपने जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस की है उसको कंपेयर करेंगे प्री प्लान स्टैंडर्ड से और उनके बीच का डेविएशन ढूंढेंगे। आफ्टर दैट उन डेविएशन के कॉजेस ढूंढेंगे और उनको एनालाइज करेंगे, और फाइनली उन डेविएशन के रीजंस कि डेविएशन क्यों आया ये हम टॉप लेवल के मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे ताकि टॉप मैनेजमेंट इन पर कॉस्ट कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने क्या किया था, रॉ मटेरियल की कॉस्ट का टारगेट हमें मिला था मान लो 10,000 का। हम जब एक्चुअल रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट की तो पता लगा 15,000 आ गई ना। अब अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारे टारगेट से ऊपर पहुंच गई
तो वी हैव टू कंट्रोल दिस कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, डेविएशन निकाला, हमें पता लगा ये डेविएशन आया 5,000 का, ये डेविएशन आया 5,000। अब ये डेविएशन किन रीजंस से आया भाई? क्या मटेरियल में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ गया था, या फिर हमने किसी दूसरे नए सप्लायर को ऐड किया जिसकी वजह से मटेरियल महंगा मिला, या हमने नेगोशिएशन अच्छे से नहीं किया इसलिए मिला, या हमने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी? इस 5,000 के डेविएशन का रीजन ढूंढोगे और फिर उन डेविएशन को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा दोगे, ताकि टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो ये देखेगा कि भैया आपने जो ये डेविएशन लिया है इनके रीजंस को अब कैसे सुधारा जाए। ये काम करेगा वो अपनी 5th स्टेज पे, यानी डिसीजन मेकिंग स्टेज। आपने रिपोर्टिंग कर दी, आपका काम खत्म हो गया। नाउ द टॉप मैनेजमेंट में रिव्यू द रिपोर्ट ऑन द मेनी डायरेक्शंस and management take necessary corrective actions. Finally, the existing standards or budget may be revised accordingly. यानी जब आपने टॉप मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो रिपोर्ट के सबमिट करने के बाद अब मैनेजमेंट का काम चालू हो जाएगा। मैनेजमेंट आपकी रिपोर्ट के आधार पर करेक्टिव एक्शन लेगा और उन करेक्टिव एक्शन के आधार पर अपने स्टैंडर्ड्स या बजट को भी रिवाइज करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट से गलती हुई थी कि उसने स्टैंडर्ड ही गलत बना दिया था, इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं रखा, तो आने वाले टाइम में जो मैनेजमेंट है वो अपने बजट को या स्टैंडर्ड को करेक्ट करेगा। अगर मान लो आपको लगता है कि हमें कोई नई पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में कर सकें, तो टॉप मैनेजमेंट मान लो जेआईटी पॉलिसी पर शिफ्ट करता है, तो उसकी वजह से आपके बजट और स्टैंडर्ड को क्या कर देगा, रिवाइज कर देगा। या फिर अगर आपको लगता है कि हम अपने यहां पर टीक्यूएम पॉलिसी फॉलो करना चाहते हैं, टीक्यूएम को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने करेक्टिव एक्शन लोगे और अपने स्टैंडर्ड और बजट को क्या कर दोगे, रिवाइज कर दोगे। तो मुझे बताइए 5 स्टेप्स क्या क्या हो गई आपकी। सबसे पहले प्लानिंग, बिना प्लानिंग सब कुछ बेकार है। फिर प्लानिंग के बाद उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाना है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन करो। फिर कम्युनिकेशन के बाद क्या करोगे बताओ? थर्ड पॉइंट क्या था आपका? आफ्टर कम्युनिकेशन जो रिपोर्ट आएंगी वो मोटिवेशन के रूप में काम में लो, लोगों को मोटिवेट करो ताकि वो एक्चुअल तक जाएं। फिर रिपोर्टिंग, जो भी वेरिएशंस आते हैं उनकी रिपोर्टिंग करोगे। और फिर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग लीजिए, दीज आर दी 5 स्टेप्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल। तो एक छोटा, अगर हालांकि देखिए इस पर कोई क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है, बट थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि कॉस्ट कंट्रोल की हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं: प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, रिपोर्टिंग एंड देन फाइनली द डिसीजन मेकिंग। The last point of this topic, what are the various advantage of cost control? अगर हम कॉस्ट कंट्रोल अपने यहां पर करते हैं तो उसके हमें क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे? हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो जाएगा, हम अपना प्रॉफिट बढ़ा पाएंगे मिनिमम आउटपुट और सेल्स से, हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेस का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएंगे। अगर हमने अपने यहां पर, ध्यान से सुनना, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम लगाया है या कॉस्ट को कंट्रोल किया है, तो हमारा प्रोडक्ट
कम प्राइस पर आ जाएगा और उस वजह से हमारे लिए हम अपने कस्टमर को एक रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट दे पाएंगे। वर्कर्स को कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी का एश्योरेंस रहेगा। समझना, अगर आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हो तो आपको कॉस्ट कटिंग की वजह से वर्कर्स की जॉब पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना वर्कर्स अनिश्चित रहेगा, यार पता लगे कंपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मेरी जॉब ही हटा दे, मेरी सैलरी कम कर दे। तो अगर आप कॉस्ट कंट्रोल कर पाए तो आप अपने वर्कर्स की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कंटिन्यू रख पाओगे। इकोनॉमिक यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और आप उन लिमिटेड रिसोर्सेज का इकोनॉमिकली यूज कर पाओगे। कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस बढ़ेगी, कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और इंडस्ट्री में आपका एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो वहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी अगर आप कॉस्ट कंट्रोल को करते हो। तो दीज आर सम एडवांटेज ड्यू टू कॉस्ट कंट्रोल। ये नंबरिंग हट गई है 1, ये आपके 7-8 एडवांटेज हैं कॉस्ट कंट्रोल। वापस एक बार बताओ मुझे, आप लिखोगे सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज होगा, मिनिमम आउटपुट और सेल्स पर प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगी, कस्टमर के लिए बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगी, कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, इकोनॉमिक यूज हो पाएगा लिमिटेड रिसोर्सेज का, आपकी क्रेडिट वर्थनेस बढ़ेगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये आपके क्या होंगे, कॉस्ट कंट्रोल के एडवांटेज रहेंगे। तो लीजिए, ये आपके पास टॉपिक था जो आपका स्टडी नोट नंबर 1 में एक टॉपिक था हमारा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। यानी अगर मैं अब इसके थ्योरी क्वेश्चन पर बात करूं तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है, शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। various stages of cost control. Advantages of cost control in business. लीजिए, आपके पास कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के टॉपिक पर ये 4 बेसिक बातें आपकी बनती हैं। शॉर्ट नोट लिखना, डिफरेंस निकालना, स्टेजेस बताना और उनके एडवांटेज। बताइए, क्लियर है ये टॉपिक बिल्कुल? देखिएगा,
थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट में आपको एक और टॉपिक का थोड़ा आइडिया देता हूं, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। टॉपिक है काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग, लास्ट वाली स्लाइड दिखाऊं, ये लो। ये भी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है आपका, काइजन कॉस्टिंग। देखिएगा, अगर मैं बहुत एक सिंपल तौर पे बात करूं तो ये जो टर्म है ना, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनी है। एक है काई और एक है जेन। देखिए, इसका मतलब होता है चेंजेस करना, और इसका मतलब होता है फॉर बेटर। फॉर बेटर यानी अब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इन दोनों शब्दों को जोड़ दूं तो मैं क्या बोलूंगा, चेंजेस फॉर बेटर। काइजन कॉस्टिंग ये बताती है कि आप अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करो। नहीं लिखा क्या आपने, ये लो। आइए सुनना मेरी बात को। काइजन का मतलब होता है कोई भी ऐसा तरीका जिससे कि आप काम को आसान तरीके से कर सको। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट लाओ ताकि आप उस काम को करने के आसान से आसान तरीके ढूंढ लें। आइए देखिएगा कैसे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, देखिए मैंने वीडियो ऑन किया है, जरा देखेंगे आप। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये क्या है, गिलास है, ठीक है। ये मेरा राइट हैंड है, मैं इससे आपको पढ़ा रहा हूं। ये गिलास मैंने यहां पर बहुत दूर रख रखी है। अब बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। अब मान लो इस गिलास में पानी है और मुझे प्यास लगी, मैं क्या करूंगा जानते हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने पेन को नहीं रखा, मैंने अपने इस हाथ को बढ़ाया और ऐसे जा जाकर, अरे बारे, ये ऐसे मैंने गिलास को उठाया और मैंने कहा चलो पानी पी लेते हैं। मैंने सोचा यार इस काम में कुछ ऐसा चेंज करूं कि ये आसान हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने इस गिलास को उठाया और अपने इस साइड में रख लिया। अब देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये लो। देखना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से। अभी ये ग्लास बहुत दूर है, आपको भी नहीं दिख रही है। आओ मैं इसको बहुत दूर और यहां रख देता हूं। अब दिख रही है आपको, दिख रही है सबको? हाँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मुझे पानी पीना है, बोलो क्या करें, ऐसे जाके मैं गिलास उठाऊं, तकलीफ हो रही है मुझे काम को करने में। मैंने कहा काइजन कॉस्टिंग लगाता हूं, बेटर करो, चेंजेस करो ताकि वो काम आसानी से हो जाए। दैट विल बी कॉल्ड काइजन कॉस्टिंग। मैंने इमीडिएटली इस गिलास को अपने पास में रख लिया, लो अब मैं काम भी कर रहा हूं, आसानी से पानी पी सकता हूं। बस दिस इज कॉल्ड काइजन कॉस्टिंग। प्रैक्टिकली दिस इज कॉल्ड काइजन। मैंने काइजन लगा दिया। आइए, यानी इसका मतलब क्या हुआ आप समझना, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करो और कंटिन्यूस लेवल पर सोचो आप कैसे किसी काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। अब मैं अगर कॉस्टिंग की टर्मिनोलॉजी पर जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा कि काइजन कॉस्टिंग एक ऐसे सिस्टम की बात करता है
जिसमें मैं अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करूंगा थ्रू द कंटिन्यूइंग इंप्रूवमेंट प्रोसेस। यानी मैं अपनी क्वालिटी को अफेक्ट किए बिना, मैं अपनी क्वालिटी को अफेक्ट किए बिना अगर काम को करने का कोई और अच्छा रास्ता ढूंढ पाऊं तो दैट विल बी कॉल्ड काइजन कॉस्टिंग। यानी बेसिकली काइजन कॉस्टिंग इज अ जापानीज टर्म विच मीन्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। देखिए, कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि यार मैं इस काम को और परफेक्शन से कैसे कर सकता हूं। जब आप अपने आप में बार बार बेस्ट होने के लिए छोटे छोटे इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे तो इस कॉस्टिंग को ही क्या बोला जाता है? काइजन कॉस्टिंग बोला जाता है। अच्छा, बिल्कुल कॉस्ट रिडक्शन की ही टेक्निक है काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग एक कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक ही है विच इन्वॉल्व कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अच्छा, वन मोर थिंग, काइजन कॉस्टिंग हमेशा प्रोडक्शन स्टेज पर अप्लाई की जाती है। प्रोडक्शन स्टेज पर जब काम हो रहा है तभी आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जानते हो, जब आप प्लानिंग पर होते हो तो प्लानिंग पर आप हमेशा टारगेट कॉस्टिंग लगाते हो। प्लानिंग पर जो लगता है वो कभी भी काइजन कॉस्टिंग नहीं लगता। डिजाइन स्टेज पर अगर मैं बोलूं कि डिजाइन और डेवलपमेंट के टाइम पर अगर मैं कोई कॉस्टिंग अप्लाई करना चाहता हूं तो दैट विल नेवर बी काइजन कॉस्टिंग, दैट इज ऑलवेज टारगेट कॉस्टिंग। काइजन लगता है जब मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर दूंगा। यानी जब मैं उस काम को करना चालू कर दूंगा तो मैं ये देखूंगा कि यार इस काम को करने का और बेटर तरीका क्या हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? काइजन कॉस्टिंग बोलते हैं। काइजन कॉस्टिंग बेसिकली स्मॉल, छोटे छोटे कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड है। काइजन कॉस्टिंग ये बिलीव करता है कि कोई भी चीज कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है। आपको हमेशा अपने आप में इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। हमेशा इंप्रूवमेंट करना पॉसिबल होता है। तो बेसिकली दिस इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ काइजन कॉस्टिंग, जो ये बताता है कि आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाओ। हमेशा इसकी कोशिश करो, छोटे छोटे चेंजेस करो। और प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काइजन कॉस्टिंग को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो इट मस्ट बी बिकम पार्ट ऑफ योर कल्चर। वैल्यू इंजीनियरिंग जब बताऊंगा वर्कशीट में आ जाऊंगा। वैल्यू इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट टर्म, काइजन कॉस्टिंग is a different term and value engineering is also a different term. These all are called cost reduction techniques. वैल्यू इंजीनियरिंग हो गया, काइजन कॉस्टिंग, जेआईटी, टीक्यूएम, सारी जो टेक्निक्स हैं दीज आर कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स। तो सुनना, एक लास्ट पॉइंट बस, ये बोलते हैं काइजन कॉस्टिंग को आपको क्या करना पड़ेगा? पार्ट ऑफ कल्चर बनाना पड़ेगा। कल्चर समझते हो? कल्चर बताइए, व्हाट इज कल्चर? एनीबडी? हाँ जी, डेली रूटीन में जैसे देखो, मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप छोटे बच्चे थे, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल टावर, नन्हे मुन्ने, 2 इयर्स या 3 इयर्स के, आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति आता था, एक बुजुर्ग व्यक्ति आया,
आपके घर वाले क्या बोलते थे आपको, बताओ जरा। क्या वो बोलते थे कि बेटा देखो अंकल आए हैं, इनके पैर छू लो, इनको जय जय करो, नमस्ते करो, जय माता दी बोलो। जय माता दी तो नहीं बोलते होंगे घर वाले, नालायक। घर वाले बोलते बेटा प्रणाम करो, जय जय करो, नमस्ते करो, अंकल हैं, बड़े हैं, ऐसे बोलते थे। हाँ हाँ, आप जय माता दी बोलते थे, छवि 2 साल के में ही है ना। जय जय बोलते हैं सबसे पहले, बोले ऐसे बस हाथ जोड़ के कर देते थे आप। पूछना मम्मी से, जब आपको बोलना भी नहीं आया था, मम्मी आपको तब से बोलती होगी कि बेटा अंकल आए हैं, जय जय करो, आप ऐसे जय जय करते थे। पूछना आज। अब मुझे एक बात बताओ, आज आप हो गए हो 19, 20, 21 साल के, क्या आज भी आपके घर में कोई आता है तो आपके घर वालों को आपको बोलना पड़ता है कि भैया जय जय करो, प्रणाम करो, नमस्ते करो, या आप ऐसे निकल जाते हो और बुढ़े क्या हालचाल है, हाय बुढ़े, हाय बुढ़िया, ऐसे कह के निकल लेते हो, बताओ। नहीं निकलते। द रीजन, नाउ इट्स एज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर। कल्चर एक दिन में नहीं आता, आप समझते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको काइजन कॉस्टिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको अपने एम्प्लॉइज में, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इसे एक कल्चर के रूप में डालना पड़ेगा। यानी हर व्यक्ति इसे खुद अपनी इच्छा से ग्रहण करेगा तो ही ये काइजन कॉस्टिंग सक्सेसफुल होगा। अगर आप इसे कल्चर का हिस्सा नहीं बनाओगे तो आदत ही नहीं डलेगी। लोग बात छोटी छोटी चीजों को एनकरेज नहीं करेंगे, स्मॉल आइडियाज नहीं देंगे। आप लोगों को एनकरेज करो, इसे कल्चर बनाओ। अरे तुम्हारे दिमाग में कोई भी आइडिया है ना किसी काम को बेहतर करने का, वो बता देना। आपने लोगों को बार बार ये बात बोली, मीटिंग बुलाई, हर मीटिंग में आप अपने एम्प्लॉय को एक ही बात बोलते हो कि सुनो, अगर तुम्हारे दिमाग में इस काम को करने का कोई भी बेहतर आइडिया आए तो बता देना। और धीरे धीरे आपने अपने ऑफिसेज में, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर क्रिएट कर दिया। तो ये बोल रहा है कि काइजन कॉस्टिंग कल्चर का जब तक हिस्सा नहीं बनेगी तब तक ये सक्सेसफुल नहीं है। आपको अगर अपनी ग्रोथ बढ़ानी है तो छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस को इग्नोर मत करो। कई बार एक छोटा सा चेंज, एक छोटा सा आइडिया भी आपकी कॉस्ट को क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकता है। बोलिए, थोड़ा बहुत मीनिंग समझ आया? इसको थोड़ा हम लिखेंगे नोट्स के साथ और अपने मॉड्यूल की चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है कि काइजन कॉस्टिंग में हमें क्या क्या करना चाहिए। हम इन सारी बातों पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। बट बेसिक मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। आप चाहें तो एक बार मॉड्यूल से, अपने स्टडी मटेरियल से रीड करके देखें, आपको दिखाई देगा कि मैं जो चीजें बोल रहा हूं एक्चुअल मीनिंग वही है कि काइजन कॉस्टिंग का मतलब होता है चेंजेस फॉर द बेटर। काम को अच्छा करने के लिए छोटे छोटे चेंजेस लाइए। हाँ छवि, पेपर एनालिसिस का मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। मैंने भी वो पूरा बना लिया है, थोड़ा सा बाकी है, ताकि मैं वो आपको शेयर करके स्क्रीन पर और आपके पास आपके साथ पूरा डिस्कशन करूंगा अगली क्लास में कि आपके सारे पेपर्स का एनालिसिस कैसा कैसा रहता है। एसएफएम का पेपर, हाँ जी, एससीएम का पेपर, हाँ बिल्कुल आपने भी बनाया है तो बिल्कुल आप भी शेयर करना। सीएफआर का पेपर, बिजनेस वैल्यूएशन, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे।